हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी आपने एक पेपर अटैम्प्ट किया था जो कि ठीक वैसे ही पैटर्न पे था जैसा कि आरएस प्रीलिम्स का पेपर होता है। 150 क्वेश्चंस थे और 200 मार्क्स का वो पेपर था। उसके सॉल्यूशन को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से 12 तक के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस पेपर को सॉल्व करना था, क्या अप्रोच रखनी थी। पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है। तो अगर आपने ठीक से याद कर रखा है तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये आपको याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। दूसरा, ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो जनक है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालीज के द्वारा दी गई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका जनक माना जाता था। उनका ये कहना था कि हम समुद्र के स्वामी हैं, समुद्र के माध्यम से हम सारी चीज़ें करेंगे व्यापार के संबंध में, और हमारी मोनोपोली होगी समुद्र पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। अल्मेडा ने बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। तो ये कथन गलत है, क्योंकि अल्मेडा ने नहीं बल्कि ये अल्बुकर्क ने छीना था। दूसरी बात, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा का उन्मूलन किया। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये काम अल्बुकर्क ने ही किया था। नीनो दा कुन्हा पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि नीनो दा कुन्हा जो है वो पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया था। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कथन 2 व कथन 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही कथन है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही है या गलत है हमको जांचना होगा। तो पहला, अंग्रेजों ने सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। दूसरा, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो फ्रांसीसियों को नहीं पराजित किया था, यहाँ पे डचेस को पराजित किया था, डच को पराजित किया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, पांडिचेरी में सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। तो ये पांडिचेरी में नहीं की थी, ये मद्रास में की थी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रांसीसियों के बारे में सही कथन है। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये कथन गलत है, क्योंकि लुई 16 नहीं बल्कि लुई 14 के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, फ्रांसिस मार्टिन के नेतृत्व में सूरत में अपना पहला कारखाना खोला गया था। तो फ्रांसिस मार्टिन के नहीं, फ्रांसिस कैरोन के समय में एक खोला गया था पहला कारखाना। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो दोनों सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट टॉम का युद्ध लड़ा गया। सेंट टॉम बेसिकली कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भाग हुआ करता था, जो कि फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ा गया था। फ्रांसीसी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहेब को, और अंग्रेज अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न सामान्य रूप से आरपीएससी पूछने की प्रवृत्ति रखती है, तो हमको भी ऐसे प्रश्नों का अभ्यास लगातार करना चाहिए। सूची 1 में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और सूची 2 में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इन दोनों को हमको मैच करना है। देखते हैं, बॉम्बे का संस्थापक। तो हमको पता है कि बॉम्बे का संस्थापक, अगर आपने ठीक से पढ़ रखा होगा तो आपको पता रहेगा कि बॉम्बे का संस्थापक गेरोल्ड आंगियार हुआ करता था। फिर कलकत्ता के संस्थापक की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जॉब चॉर्नोक इसका संस्थापक हुआ करता था। मद्रास के संस्थापक की बात करें तो मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था, और केप ऑफ गुड होप इसका बार्थोलोम्यू डियाज इसका संस्थापक हुआ करता था। तो इसका उत्तर सीधा सीधा 4th ऑप्शन चला जाएगा, जहाँ A 3 से मिलाया गया है, B 4 से, C 2 से और D 1 से। यहाँ पे एक बात हमको और भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम एलिमिनेशन मेथड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका रीज़न ये कि अगर आपको 1-2 ऑप्शन भी पता है तो आप सही उत्तर तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रिया देश के उत्तराधिकार को लेकर भारत में कौन सा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया देश के उत्तराधिकार को लेकर भारत में लड़ा गया था, और इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1756 से लगा के 1763 तक लड़ा गया था। बेसिकली कनाडा पर अधिकार करने के लिए युद्ध लड़ा गया था, सेम टाइम यहाँ पे कर्नाटक युद्ध। तो इस तीसरे युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं।
अगला क्वेश्चन फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने से संबंधित है, तो देखते हैं इसको। देखिए युद्ध दे रखे हैं और संधियां दे रखी हैं कि कौन सा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कौन सी संधि के साथ, तो एक्सला शापेल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा युद्ध कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है वो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो हम यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन, तो ए के साथ मैच होना चाहिए 2, तो ए के साथ 2 यहाँ मैच हो रहा है और यहाँ मैच हो रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। आगे देखते हैं बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध अगर आपको पता है कि पांडिचेरी की संधि के साथ हुआ है, तो बी के साथ जब आप 1 मिलाएंगे तो आपका अपने आप ये उत्तर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचने की ट्रिक सीख जाएंगे, जो कि हमारे मुख्य परीक्षा में बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह जहांदर शाह था। अब ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ जहांदर शाह नहीं बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला शासक हुआ करता था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरी बात, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। तो इसका जो ऑप्शन है वो केवल 2 सही है, ये उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भरतपुर रियासत का संस्थापक बदन सिंह था, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बदन सिंह ने भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। और हैदराबाद रियासत का जो संस्थापक है वो चिन किलिच खां था। चिन किलिच खां को निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता था, इसलिए ये कथन भी सही है और 1 और 2 दोनों सही इसमें माने जाएंगे। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तो कब लड़ा गया था? 1761 में। हमको थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। फैक्ट हमको प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फैक्ट हैं वो हमको एक ऑर्नामेंट्स की तरह काम करेंगे, मोतियों की तरह काम करेंगे आपके मेंस एग्जाम में, जब आप फैक्ट आपके उत्तरों में पिरोने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध के थोड़ा सा पहले हुई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसका भी जो सन है वो 1757 ही लिखा जाता है। अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फैक्ट आपको पता भी होना चाहिए। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। इसके बाद प्रमुख संधियां हुई थी जिनको इलाहाबाद की संधियों के नाम से जाना जाता था, और इस समय हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। यहाँ पर अंग्रेजों के साथ 3 जगह के सैनिक लड़े थे, जिनमें मुगल सैनिक थे, अवध के सैनिक थे और बंगाल के मीर कासिम भी उनके साथ थे। और इतने सारे लोग लड़ने के बावजूद भी जो विजय मिली वो अंग्रेजी सेना को मिली। इसका जो बड़ा उत्तर है, जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे जाने लायक बात, कि ऐसा क्या हो गया था कि 3 सेनाएं होने के बावजूद भी अंग्रेज जीते, इसका विस्तृत उत्तर मुख्य परीक्षा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में वापस सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। तो इसके साथ कौन सी संधि हुई थी, ये प्रश्न है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। तो ए के साथ 2 कहाँ है, हम देखते हैं। ए का 2 और यहाँ भी ए का 2, तो बाकी दोनों हम बिल्कुल गलत मार देते हैं इसको। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ मंगलौर की संधि हुई थी, और मंगलौर की संधि हम देखते हैं कि दूसरे के साथ तीसरा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तो बी का 3 यहाँ मिल रहा है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला उत्तर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मराठा निजाम जो संघर्ष है वो कब हुआ था, तो मुंशी शिवगांव की संधि जो है वो मराठा निजाम संघर्ष के का परिणाम थी, या उसको समाप्त करने के दृष्टिकोण से की गई थी। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। किस संधि के तहत मराठा साम्राज्य की सारी शक्तियां पेशवा को देकर उसका पद वंशानुगत कर दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगोला की संधि में ऐसा हुआ था, लगभग 1750 के आसपास ये घटना हुई थी, और संगोला की संधि में इसका पद जो है वो वंशानुगत कर दिया था। सारी शक्तियां किसको दे दी गई थी? पेशवा को दे दी गई थी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन किस संधि के साथ हुआ? तो ये बहुत सामान्य सी बात है, सालबाई की संधि के साथ हुआ। अगर आपने ठीक ठाक तरीके से आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ रखा है तो आप इस उत्तर को आराम से टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन। वांडीवाश का युद्ध हुआ। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और यहाँ फ्रांसीसियों की कमर टूट गई थी, उनकी निर्णायक हार हो गई थी, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, ऐसा कह सकते हैं। वांडीवाश का युद्ध इसका परिणाम था, फ्रांसीसियों की निर्णायक हार। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ लगाया?
तो बहुत आसान सा प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने लगाया था। सिटीजन टीपू के नाम से इन्होंने खुद को कह सकते हैं कि सिटीजन टीपू के नाम से इन्होंने खुद को फेमस किया था उस टाइम में। फ्रांस के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी टीपू सुल्तान की, और श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी इस्टेब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया, तो किसने द्वैध शासन स्थापित किया था? तो लॉर्ड क्लाइव। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली ने तोपखाना कहाँ खोला था? तो डिंडीगुल में इन्होंने तोपखाना खोला था। हैदर अली ने तोपखाना डिंडीगुल में खोला था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लेकर आया? तो ये मीर कासिम लेकर आया था। मीर जाफर का दामाद हुआ करता था मीर कासिम, जो कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया था। किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर की उपाधि मिली? तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम, जिनको मुगल बादशाह शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सही कथन है। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसके अंदर पहला कथन दिया गया है, कोचीन में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। तो ये बात गलत है। पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी, लेकिन कोचीन में नहीं बल्कि गोवा में लगाई गई थी। तो ये कथन कैसा हो गया है? गलत हो चुका है। दूसरा, गेहूं व तंबाकू की फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो बात यहाँ तक ठीक है कि तंबाकू की फसल लाई गई थी, लेकिन उसके साथ गेहूं नहीं बल्कि मक्का पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो गेहूं की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो गलत होने की वजह से हम उत्तर चौथा मार्क करेंगे यहाँ पे। दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो डचों द्वारा पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, सबको पता होता है ये उत्तर। आगे देखते हैं। कलकत्ता का पहला गवर्नर बना। कलकत्ता का पहला गवर्नर कौन था? तो चार्ल्स आयर कलकत्ता का पहला गवर्नर था। ये अंग्रेज हुआ करता था। कलकत्ता पे सामान्य रूप से अंग्रेजों का ही आधिपत्य रहा हमेशा से। तो चार्ल्स आयर जो कि पहला गवर्नर था, अंग्रेज हुआ करता था, वो कलकत्ता का पहला गवर्नर बना। आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों ने बंगाल में कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो चंद्रनगर में फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी। बहुत सामान्य सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अवध रियासत का संस्थापक बुरहान उल मुल्क था। इसको सआदत खां के नाम से भी जाना जाता था। बहुत प्रसिद्ध नाम था इसका, सआदत खां, उसके नाम से भी इसको जाना जाता था। और मुर्शिद कुली खां जो हैं, ये बंगाल के संस्थापक हुआ करते थे। अवध रियासत के संस्थापक बुरहान उल मुल्क थे। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम अवधि का शासनकाल किस मुगल बादशाह का रहा? बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत सामान्य है, आपको पता होना चाहिए। रफ़ी-उद-दरज़ात। रफ़ी-उद-दरज़ात वो आदमी थे, वो मुगल बादशाह थे जिनका शासनकाल सबसे कम रहा। इलाहाबाद की संधि, हमने 2 मिनट पहले इसकी बात भी की थी कि इलाहाबाद की जो संधि है वो बक्सर के युद्ध का परिणाम था। उस परिणाम के अंतर्गत क्या हुआ, उसके संबंध में कुछ कथन दिए, हमें उसको देखना है। इलाहाबाद एवं कड़ा जिले अवध के नवाब से छीन लिए गए। तो ठीक बात है, छीन लिए गए थे, सही बात है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कथन सही है। तो कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। कई बार मुख्य परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि के 2 प्रमुख परिणाम लिखिए, तो यही 2 परिणाम उसमें लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मद्रास की संधि, अब मद्रास की संधि लिखा है वो किसके मध्य हुई, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो मद्रास की संधि किसके मध्य हुई? ये संधि अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई थी। मद्रास की संधि अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ, उसके बाद पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद ये संधि हुई थी, जिसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुई थी। बहुत सामान्य सा प्रश्न। पानखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। पानखेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य लड़ा गया। और इसी के माध्यम से कौन सी संधि हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। ये पानखेड़ा के युद्ध का परिणाम थी। आगे चलते हैं। देवगांव की संधि किसके बीच हुई थी? तो देवगांव की संधि अंग्रेजों और होलकर के मध्य हुई थी। अंग्रेजों और होलकर के मध्य जो संधि हुई उसे देवगांव की संधि के नाम से भी जाना जाता था।
अगला प्रश्न, शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? रफ़ी-उद-दौला। जबकि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? रफ़ी-उद-दर्जा। तो हमको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 35 तक देखे, जिसके अंदर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के यूरोपीय शक्तियों के आगमन से लगाकर आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा संघर्ष तक के क्वेश्चन कवर्ड थे। अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के कुछ पोर्शन की और उसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 92 तक के पोर्शन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन कि कैसे राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स उसमें यूज की जा सकती हैं और कैसे इतने सारे फैक्ट्स को एक साथ याद करके बहुत आसानी से एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचा जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना हुई। आपके इकोनॉमिक रिव्यू में बहुत साफ शब्दों में लिख रखा है कि 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की स्थापना हुई। लेकिन आपके आंसर देने की कैपेसिटी को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसे हमेशा मिलेंगे आपको, जो कि आपको डायलेमा क्रिएट करेंगे कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। जैसे कि 2 अक्टूबर 1959 की बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। फिर 11 अक्टूबर की अगर अपन बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना हुई थी पूरे राज्य में एक साथ। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमको कि 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उन कथनों को हमें बहुत डीपली डेप्थ के साथ पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। छोटी सी भी गलती हमारे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, जो हमें नहीं करनी है। पहला कथन पढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, क्षेत्रीय विकास तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित कार्यों को संपादित करती हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात लिखिए, उक्त संस्थाएं सन 1985 से संवैधानिक मान्यता प्राप्त संस्थाएं बन गई हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि 73वां जो संवैधानिक संशोधन आया उसके माध्यम से 1992 में पंचायती राज संस्थाओं ने संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। तो जब 1992 में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी तो किसी भी तरह से 1985 इसका सही रूप नहीं हो सकता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है, इसका ठीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और राज्य वित्त आयोग दिया है और दूसरी ओर अध्यक्ष दिए हैं। पहले दिया है छठा राज्य वित्त आयोग। तो हमको ये पता होना चाहिए कि छठा राज्य वित्त आयोग जो है वो वर्तमान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आरपीएससी पूछेगा इस बारे में, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वर्तमान के बारे में एक आरएएस एस्पिरेंट से अपेक्षा की जाती है कि उसको ठीक से सारी चीजें पता हो। तो छठा राज्य वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह है। और अशोक लाहोटी भी एक ऑप्शन 5 के नंबर पे दिया हुआ है, जो कि अध्यक्ष न होकर इस वित्त आयोग के सदस्य हैं। तो 5 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही खारिज होने वाला है। जहां भी अगर ऑप्शन में कहीं 5 मिलता है तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। तो 1 और 4 बिल्कुल गलत हो गए। अब आप ये देखिए कि 1 के साथ 4 कहाँ मैच हो रहा है? अरे 2 ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं, बी 5वां राज्य वित्त आयोग। तो 5वें राज्य वित्त आयोग के साथ क्या मिलेगा? यहाँ पर ज्योति किरण मिलेगा, हमको याद है ज्योति किरण। तो बी के साथ तीसरा कहाँ मैच हो रहा है? तीसरा मैच हो रहा है। थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे अगर हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी पता है। आगे बढ़ते हैं, छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर, एक तो ये क्वेश्चन की इतनी बड़ी बड़ी जो लैंग्वेज दी होती है वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। आपको जो चीजें पता हैं उसी से आपका उत्तर निकल के आएगा। बल्कि इतना बड़ा पैराग्राफ के फॉर्म में अगर क्वेश्चन होगा तो आपके लिए वो प्रश्न आसान हो जाएगा। प्रश्न के आकार को देख के हमें नहीं घबराना है। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य के कुल कर राजस्व का 6.75% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। तो ये तो हमें वैसे ही पता था। इसके दिए जाने का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिशत क्या होगा, क्रमशः बताइए। तो वास्तविक प्रश्न तो अंतिम 1.5 पंक्ति में लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 75.10 और 24.90 इसका उत्तर होगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आगे देखते हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना का वर्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष के नाम का सही युग्म क्या है?
तो हमको पता होना चाहिए कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना 2010 में हुई थी। 2010 में होने के साथ ही इसने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकरण भी करा रखा है। और सामान्य रूप से इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष की बात की जा रही, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? श्री अशोक गहलोत होंगे। तो 2010 और अशोक गहलोत इसका उत्तर हो जाएगा। ये युग्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना NRETP किस संस्था के वित्तीय सहयोग से राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो जब भी संस्था के वित्तीय सहयोग की बात आती है तो ऐसे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कितने जिलों में संचालित है, RPSC का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कि कितने जिलों में कौन सी चीज संचालित की जा रही है, आपको पता होना चाहिए। तो विश्व बैंक के सहयोग से और वर्तमान में राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में, हालांकि ये योजना अभी केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है, लेकिन इसको चलाने वाली एक्चुअल संस्था, क्रियान्वित करने वाली जो बॉडी है वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है। आगे बढ़ते हैं। महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किस दिन किया गया? तो ये आपके राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में स्पष्ट पंक्ति लिखी हुई है, महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ। और किसके द्वारा किया गया? CM के द्वारा किया गया। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसका उत्तर है 26 अगस्त 2022। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें ऑप्शंस जो हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं। एक तो 15 अगस्त दिया हुआ है जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 20 अगस्त इसमें लिखा हुआ है, और 19 नवंबर लिखा हुआ है जो कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी से संबंधित दिनांक हैं। तो इसका उत्तर लेकिन कौन सा होगा? 26 अगस्त 2022। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नरेगा योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए एवं कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संपूर्ण राजस्थान में नरेगा योजना 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुई। तो ये बिल्कुल गलत बात है। 2 अक्टूबर 2009 से लागू नहीं हुई थी। संपूर्ण राजस्थान में नरेगा योजना 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई थी। पहली बात तो ये कि 1 अप्रैल 2008 से लागू हुई। दूसरा, अगर यहाँ RPSC ने ये डेट दी है तो ये डेट भी कुछ ना कुछ तो महत्व रखती होगी। तो ये डेट इस प्रकार से महत्व रखती है कि इस दिन नरेगा को महात्मा गांधी नरेगा नाम से कन्वर्ट कर दिया गया था। दूसरा कथन, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन, नरेगा योजना में किसी ग्राम पंचायत में 50% महिलाएं कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पे शक्ति शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि नरेगा एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी पंचायत में न्यूनतम 33% महिलाएं कार्य करनी चाहिए। ये बाध्यता है, अनिवार्यता है। लेकिन अगर 50% महिलाएं कार्य करती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये कथन सही हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर केवल 2 सही है, ये होगा। जब भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसमें सकना शब्द का, शक्ति शब्द का उपयोग किया जाए, बहुत एम्फेसिस करके उस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत गहराई में जाकर उस क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे यहाँ पर लिखा था कि 50% महिलाएं काम कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि जो बाध्यता है वो ये है कि न्यूनतम 33% महिलाएं होनी ही चाहिए। अगर 33% से ज़्यादा है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसीलिए इस ऑप्शन में हमने इस कथन को, इस स्टेटमेंट को ठीक माना है, सही माना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथन एवं कारण पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मनरेगा योजना में 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कथन तो सही है। नरेगा अधिनियम में 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई है। बिल्कुल गारंटी दी गई है, तो ये कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ग्राम सभा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी। यहाँ असत्य पर हमको जोर देना है, ध्यान रखना है। कई बार हम इसको गलत पढ़ लेते हैं और प्रश्न में गलत उत्तर अंकित करके आ जाते हैं हमारे शीट के अंदर। देखते हैं ग्राम सभा के संदर्भ में असत्य कथन क्या हो सकता है। सामाजिक अंकेक्षण में इसकी भूमिका होती है। बिल्कुल होती है साहब, सही है ये। यह कार्य प्रगति की जांच कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लिखित नहीं है। अरे नहीं, ये संविधान के अनुच्छेद में लिखित है। अनुच्छेद 243A के अंदर ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अगली बात हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी ये कथन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर संख्या 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ कहाँ से हुआ? बहुत सामान्य सा फैक्ट है, आगरा से इसका शुभारंभ हुआ था। बाकी सारी जगहें राजस्थान की इसलिए दे रखी हैं ताकि आप ये क्वेश्चन गलत टिक करके आए, लेकिन अगर आपको याद है तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आगे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन बात जो पूछी गई है वो बहुत सिंपल है, बहुत सामान्य है। यदि कोई MLA A जो कि जिला Y का निवासी है, ठीक बात है, किसी विधानसभा क्षेत्र X में, हमें यहाँ दो बातें कनेक्ट करनी है। MLA तो है A नाम का, विधानसभा क्षेत्र है उसका X में चयनित होता है, या कह सकते हैं निर्वाचित होता है, सही शब्द होगा, निर्वाचित होता है, तो MLA लेड योजना के अनुसार वह राशि कहाँ खर्च कर सकेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, विधानसभा क्षेत्र X में खर्च कर सकेगा। ये प्रश्न केवल घुमाने की दृष्टि से दिया था कि बालक इसमें उलझ जाएगा। अगर उसने ठीक से चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वो बिल्कुल नहीं उलझने वाला है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट विलेज योजना के तहत, स्मार्ट विलेज योजना के तहत 3000 से अधिक आबादी वाले कितने गांवों को शहर जैसी सुविधाओं के साथ विकसित करने का? 3275 गांव। सबको ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद है। 2475 एक ऑप्शन दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अमृत सरोवर योजना में जो जिले जिनके अंदर अमृत सरोवर बनाने हैं उनकी संख्या है, वो लक्ष्य है। हमें यहाँ पर टिक करना है 3275 गांव। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कर कूट में से सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है भैया? प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाएगा। हम 2 अक्टूबर को नहीं मनाएंगे, हम 14 नवंबर को यहाँ पर मनाएंगे। तो ये कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यह योजना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर, यहाँ तक तो बहुत अच्छी लग रही थी बात, लेकिन ये क्या लिख दिया है कि 19 नवंबर 2019 को लागू की गई। जी नहीं, ये 27 नवंबर 2019 को लागू की गई थी। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। इसी योजना के तहत राज्य के 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय खोले गए। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो केवल कथन 3 सही है, इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत 2020-21 में एक नवीन क्लस्टर चुना गया है। वो नवीन क्लस्टर कौन सा है? बड़ौदिया, बांसवाड़ा। ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में मेंशन है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। दिए गए चित्र से सही उत्तर की पहचान कीजिए। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कौन से एरिया में चल रहे हैं, ABCD से उनको अंकित किया है। हमको पता लगाना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। आइए देखते हैं। ए यहाँ हमको दिख रहा है कि बॉर्डर वाला एरिया यानी कि सीमा वाला एरिया है, तो ए सीमा क्षेत्र, या तो ये उत्तर हो सकता है या 2 नंबर उत्तर हो सकता है, क्योंकि ए सीमा क्षेत्र, डांग क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं, मेवात क्षेत्र 3 और 4 तो स्पष्ट गलत है। आगे बढ़ते हैं। बी वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, इससे रिलेटेड है। तो ये मगरा क्षेत्र है, तो मगरा यहाँ बी का लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं। इसका पुराना नाम गुरु गोलवलकर के नाम से था, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसका उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण एवं रखरखाव से है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर कार्य करती है, शहरी क्षेत्रों पर कार्य नहीं करती। तो इस शब्द की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो जैसे ही 2 गलत होगा, वैसे पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और क्योंकि पहला ऑप्शन सही है, इसलिए कायदे से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर 2 सही हो जाएगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक है, इसका उपयोग भी आपको करना आना चाहिए। तीसरी बात लिखिए, TSP क्षेत्र, तीसरी बात लिखिए, इसमें संपत्ति के निर्माण हेतु जन सहयोग लिया जाता है, तो वो तो जन भागीदारी विकास योजना के नाम से वैसे ही दिख रहा है। और TSP क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का प्रावधान किया गया, बिल्कुल ठीक बात। TSP क्षेत्र में जहाँ 80% अनुदान दिया जाता है, वहीं बाकी राज्य में 70% दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ये प्रश्न हमें सिखाता है कि अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए प्रश्न बहुत सरल हो जाता है, उसको हल करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप उत्तर को छानने की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें से गलत चीज़ों को पकड़कर बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हल करना आसान हो जाएगा। तो एलिमिनेशन टेक्निक एक बहुत बेहतरीन टेक्निक मानी जाती है RAS जैसी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करने के लिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है?
तो बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। जीआई टैग से संबंधित संस्था कौन सी है? रूडा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए में स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र के योगदान एवं प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र के योगदान के प्रतिशतों में कितना अंतर है? तो हमको यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि जो स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत है वो 27.76% है और जो प्रचलित मूल्यों पर प्रतिशत है वो 27.31% है। तो इस हिसाब से जो अंतर बनता है वो 4-5% का बनता है। अगर किसी को ये दोनों फैक्ट याद हैं तो इसके लिए उत्तर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना में आधार वर्ष लिया जाता है, तो 2011-12 लिया जाता है। रिव्यू में स्पष्ट लिखा हुआ है। उद्योगों के निम्न उप क्षेत्रों के जीएसवीए में योगदान के क्रम को घटते हुए जमाइए एवं कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, जो सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट के, वो जीएसवीए में कैसे कैसे योगदान करते हैं इसका क्रम भी हमें ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला विनिर्माण, फिर निर्माण, फिर विद्युत, फिर खनन। तो ABDC इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा और गहराई में जाकर भी फैक्ट हमें याद होने चाहिए। जैसे विनिर्माण का योगदान कितना है? तो 41.26% है। निर्माण का योगदान कितना है? तो 32.76% है। विद्युत का योगदान 13.38% है और खनन का योगदान 12.60% है। तो ये सारे क्रम हमें पता होने चाहिए, इससे उत्तर निकालना भी आसान हो जाएगा और कोई इंडिविजुअल के बारे में पूछेगा तब भी आप उत्तर टिक कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में यदि कोई व्यक्ति 27.75 लाख रुपए का ऋण लेता है तो ब्याज, हमको पता है कि यदि 25 लाख रुपए से अधिक का मैं ऋण लूंगा तो मुझे 6% ब्याज अनुदान मिलेगा। अब अगर 25 से ऊपर मैं 27 लाख लूँ, 28 लाख लूँ या 30 लाख लूँ, एक लिमिट तक वो ब्याज अनुदान 6% है, उसके बाद वो बाद में 5% भी हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अब यहाँ पर कुछ सूची वाला प्रश्न है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। ये प्रश्न सामान्यतया बहुत आसान होते हैं। सूची 1 और सूची 2 दोनों को सुमेलित करने वाले प्रश्न, इन प्रश्नों के आकार को देख के अभ्यर्थी भयभीत हो जाता है, लेकिन वास्तव में इन प्रश्नों की प्रकृति बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर आप कुछ फैक्ट आपको याद होंगे तब भी ये सुमेलित करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 4 ऑप्शन इधर हैं, 4 ऑप्शन उधर हैं। आपने अगर ठीक से तैयारी कर रखी है तो एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आप मैच करने की स्थिति में होंगे। तो ये बहुत आसान प्रकृति के प्रश्न होते हैं, इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लगातार अभ्यास से आपके लिए प्रश्न और भी ज़्यादा सरल होते चले जाएंगे। तो आइए ऐसा ही एक प्रश्न देखते हैं। MSME दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये हमको पता होना चाहिए कि ये 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो A1 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। फिर पर्यटन दिवस बहुत फेमस है, ये तो 27 सितंबर के दिन। तो देखते हैं कि B का 2 कहाँ मैच हो रहा है, तो B का 2 यहाँ मैच हो रहा है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान में कुल जिला उद्योग केंद्र की संख्या कितनी है? तो बहुत फेमस है, 36 है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक विकास नीति, हमको इतना तो एटलीस्ट पता है कि 1978 में लाई गई थी, तो अब 1978 यहाँ है, बाकी सब तो बहुत दूर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट आपको याद नहीं भी है तब भी बन रहा है क्वेश्चन। निवेश संवर्धन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन होते हैं? ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मुख्य सचिव होते हैं। रिव्यू में साफ साफ लिखा हुआ है। सिंगल विंडो क्लियरेंस में कितनी सर्विसेज दी जा रही है? 140 सर्विसेज। निम्न में से किस स्थान पर एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो यहाँ नहीं शब्द की अपनी वैल्यू है। एग्रो फूड पार्क कहाँ नहीं है? तो कोटा में है, अलवर में है, जोधपुर में, इसके अलावा गंगानगर में भी है, लेकिन जयपुर में ये पार्क नहीं है। तो हमारा उत्तर जयपुर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए राजस्थली विक्रय केंद्र राजस्थान से बाहर किन 2 स्थानों पर बनाए गए हैं? तो ये दिल्ली और कोलकाता में बनाए गए हैं। हमें, अगर आपने राजसिको को ठीक से पढ़ रखा है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरलता से बन जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट वर्ष 2023-24 में पालनहार योजना की न्यूनतम लाभ राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो इसे 750 रुपये कर दिया है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 750 रुपये कर दिया है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1500 रुपये कर दिया है। वहीं अगर अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए इस राशि को 2500 रुपये
कर दिया गया। तो ये तीनों फैक्ट हमें पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, एक इमेज दी हुई है और इस इमेज के आधार पे हमको उत्तर देना है। एक मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा क्वेश्चन बना के प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत सामान्य प्रश्न है, बस देख के डरावना है। देखते हैं। यूपी के दादरी से कोई चीज़ चालू हुई है जो जेएलएन पोर्ट तक जा रही है, बीच में राजस्थान का भी कुछ हिस्सा पड़ रहा है। तो हमको देखते ही एक तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि बात यहाँ पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हो रही है, डीएमआईसी की हो रही है। ठीक बात है। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि भैया ए से डी तक की दूरी x किलोमीटर है, यानी कि यूपी के दादरी से जेएलएन पोर्ट की x किलोमीटर है, यानी कि ये डीएमआईसी की टोटल डिस्टेंस है। तो बी से सी तक की, यानी कि बी राजस्थान का स्टार्टिंग पॉइंट है, सी राजस्थान का एंड पॉइंट है। तो डीएमआईसी के राजस्थान में गुजरने वाले भाग की लंबाई पूछी जा रही है। तो हमको ये बात पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है तो उसका 38% राजस्थान से होकर गुजरता है। तो अगर 38% को मैं दशमलव में बदलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 0.38x। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.38x। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना में पारिश्रमिक राशि को बजट 2023-24 में कितना कर दिया गया है, पहले से दुगुना। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो तीसरा। सामान्य बात है। अगली बात, RSMML की लिग्नाइट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर कहाँ स्थित है। इसके 4 प्रॉफिट सेंटर हैं, उनमें से जो लिग्नाइट वाला है वो जयपुर में स्थित है, हमें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोर कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो भोर कार्यक्रम का संबंध भिक्षुकों से संबंधित है, तो भिक्षुक मुक्त शहर के निर्माण से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 अगेन सूची वाला प्रश्न है, जहां पार्क को मिलाना है स्थान से। तो जापानी पार्क कहाँ है, अलवर के नीमराणा में, हमको पता है। मेगा फूड पार्क कहाँ है, रूपनगढ़ में। मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में, और सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बहुत सामान्य तरीके से इसका ऑप्शन 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलिकोसिस नीति के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। अब इनमें से 4 में से ये तो तय है कि एक कथन गलत है। देखते हैं। रोग का निदान होते ही 2 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं। जब डायग्नोसिस होगा तो 2 नहीं 3 लाख रुपए मिलेंगे। रोगी की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, नहीं। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। रोगी पेंशन योजना में तो पात्र है, लेकिन पालनहार योजना में पात्र नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि रोगी पेंशन में भी पात्र रहेगा और पालनहार में भी पात्र रहेगा। तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रोगी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हेतु राशि दी जाती, ये बात बिल्कुल ठीक है। 10,000 रुपये अंतिम संस्कार हेतु दिए जाने का प्रावधान है। तो उत्तर संख्या 4 इसका सही उत्तर होगी। आगे बढ़ते हैं। संकल्प का पूरा रूप है। देखिए, संकल्प का पूरा रूप आपको ठीक से याद होना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग है कि आप इस उत्तर को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, अवेयरनेस की बजाय अमेंडमेंट लिखा है, तो ये गलत हो गया। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस यहाँ तक ठीक है। फॉर लिवलीहुड प्रमोशन आना चाहिए, यहाँ प्रोग्राम लिखा है, तो ये उत्तर भी गलत है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्मी सेन, जिन्हें वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में स्थान मिला है, किस कौशल से संबंधित हैं। ये हेयर ड्रेसिंग से संबंधित है। ये उदयपुर के प्रभात हेयर ड्रेसर में काम करती हैं और इन्होंने वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप में भाग लिया और वहाँ पे स्थान बनाया। आगे बढ़ते हैं। ये ज्वाइनरी से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी राजस्थान की हैं, जिनको जय किशन सुथार के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने भी इसी स्किल चैंपियनशिप में भाग लिया था। पूगल बीकानेर में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की स्वीकृति मिली है, 2000 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सी ऊर्जा है और उसका कितना उत्पादन हो रहा है। तो पवन ऊर्जा कितना उत्पादन कर रही है, 3730 मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। बायोमास ऊर्जा की बात करें तो 102 मेगावाट। बी को हम 102 से अगर मिलाते हैं तो बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में, तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में नवंबर 2022 तक, ये कहाँ से उठाया है, ये रिव्यू से उठाया है, तक कुल विदेशी पर्यटक, यहाँ विदेशी शब्द का अपना महत्व है, जिन्होंने राजस्थान भ्रमण किया की संख्या कितनी है, 3.08 लाख। अगर टोटल बात की जाए तो 983.24, जो कि देशी प्लस विदेशी दोनों मिलाकर हैं, लेकिन केवल विदेशी की अगर बात की जा रही तो वो कितना होगा, 3.08 लाख। आगे बढ़ते हैं।
बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया। आइए असुमेलित को छाटिए। यहाँ 4 दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ स्थान है, इनमें से असुमेलित कौन है हमें पहचानना है। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू बिल्कुल सही है। सरवाड़ का किला अजमेर बिल्कुल ठीक है। मीरा स्मारक मेड़ता बिल्कुल ठीक है। तो तालाब शाही जो है वो डीग भरतपुर, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये बाड़ी धौलपुर में स्थित है, तो हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं जिनको हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सामान्य से प्रश्न है। 2 विद्यार्थी हैं एक्स और वाई, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं, यानी एक्स के गेंड मार्क्स कितने हो जाएंगे? वाई प्लस 9 हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है? तथा एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे। तो एक्स के अंक बेसिकली कितने हैं? 56%। किसका 56% है? एक्स और वाई दोनों के प्राप्तांकों का 56% है, तो किसका 56% हो जाएंगे? एक्स प्लस वाई का 56%। अब एक्स कितना हो जाएगा? 56/100 इंटू एक्स प्लस वाई, टोटल कितना होगा? वाई की जगह एक्स की जगह भी हम वाई की वैल्यू रख देते हैं, या वाई की जगह हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं। तो जब वाई की जगह हम एक्स माइनस 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2x माइनस 9। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो सिंपली इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू 42 दे देगा और y की वैल्यू उसमें से 9 घटाने पर कितनी आ जाएगी? 33 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1039224734554633 4663 इसका अगला अनुक्रम क्या होगा? तो 1039224734554663। तो यहाँ इसके टुकड़े को अगर देखें हम, 10 में हम 12 जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहे हैं, 22 में 12 जोड़ रहे हैं तो 34 आ रहे हैं, और 34 में 12 जोड़ रहे हैं तो 46 यानी 46 आ रहे हैं। तो 46 में 12 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, या तो ये सही है या ये सही है। आगे वाले टुकड़े को देखते हैं। 39 में हम कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं, 47 आ रहा है। 47 में 8 जोड़ रहे हैं तो 55 आ रहा है। 55 में 8 जोड़ रहे हैं तो 63 आ रहा है। तो 63 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5871 आ जाएगा। तो 82 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में आगे का पद बताइए। 7y 26v 63r 124m। तो एक बात तो स्पष्ट है कि y से अगर आप v पे जा रहे हो तो y कौन से क्रम पे आता है? 25वें क्रम पे आता है। 25 से आप कितने पे जा रहे हो? v पे जा रहे हो, यानी 22 पे जा रहे हो। फिर आप कितने पे जा रहे हो? 18 पे जा रहे हो। तो यहाँ देखिए 25 में से 3 कम हो रहे हैं, 22 में से 4 कम हो रहे हैं, यहाँ पे 5 कम होंगे तो ये m13 वाला बन रहा है, और यहाँ पे फिर 6 कम हो जाएंगे तो 7 वाला, और 7 पे कौन आता है? g आता है। तो एक बात तो तय हो गई कि उत्तर के अंत में या तो ये आएगा या ये g आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये गलत हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि 7 है, तो 7 क्या होता है? 2 क्यूब माइनस 1, यानी 8 में से 1 गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। 3 क्यूब माइनस 1 यानी 27 में से 1 गया तो 26। 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 क्यूब माइनस 1। तो 6 क्यूब माइनस 1 कितना हो जाएगा? 216 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 215। तो 2150 यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। असंगत छाटिए। इसमें असंगत सामान्यतया ऐसे प्रश्नों को बहुत ठंडे दिमाग से सिंपल तरीके से सोच के देखना चाहिए। तो ये 3 इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट है, तो इसका उत्तर आरपीएससी ने जो माना था वो गॉड को माना था। बाकी आपके सोचने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम उस उत्तर को कंसिडर करेंगे जो आरपीएससी ने माना था। ये आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? गॉड है। आगे बढ़ते हैं। यदि जिप्सम को कूट संकेत में MgSpYu लिखा जाता है, फादर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बियॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें हमको क्या देखनी है कि अक्षरों की हेरा फेरी कैसे हो रही है। देखिए MG पहले लिखा है, यानी अंतिम लेटर को लिखा है, सबसे आगे खुदा के ले लिया है, M को आगे ले लिया, फिर क्या किया है? PS को SP कर दिया है, और फिर क्या लिखा है? YU को लिखा है, यानी कि जो बचे हुए अक्षर हैं वो बाद में उसी क्रम में लिख दिए। फादर में भी सेम ऐसे ही किया है, R को खुदा के आगे ले लिया है, और फिर उसके बाद जो है वो HF को उल्टा लिख दिया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि GYPSUM को कूट संकेत में MGSPYU लिखा है, फादर शब्द को RFHTAE लिखा है और बियॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये बात पूछी हुई। तो GYPSUM को कैसे लिखा है, M को खुदा कर आगे ले लिया है तो M सबसे आगे आ गया, फिर G लिखा हुआ है वैसे उसी क्रम में लिखा हुआ है, फिर बीच के जो दो लेटर्स हैं उनको उल्टा कर दिया है यानी SP बना दिया और फिर बचे हुए लेटर्स को ठीक वैसे ही उसी क्रम में YU लिख दिया गया। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट ही इन्होंने फादर पर अप्लाई किया है, R को खुदा के सबसे आगे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, RF हो गया, फिर बीच के जो TH है उनको उल्टा कर दिया यानी HT लिख दिया और फिर बचे हुए A और E को उसी क्रम में लिख दिया है। तो बियॉन्ड के साथ भी यही सीन होगा, D सबसे आगे आ जाएगा, पहली बात तो ये N वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बचे हुए 3 सही हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, D सबसे आगे आने के बाद ये B ऐसा रह जाएगा, बीच के जो दो अक्षर है YO उसको OY कर दिया जाएगा, फिर बचे हुए अक्षरों को ऐसे कैसे लिख दिया जाएगा यानी DBOYEN, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, सभी फल पेड़ हैं, सभी फल पेड़ हैं यानी कि अगर मैं इसको फल मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पेड़। क्यों, क्योंकि सारे फल क्या है, पेड़ है। कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल अगर पेड़ नहीं है तो उस फूल को मुझे यहाँ अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके किसी भी टेरिटरी में अगर इस टेरिटरी में अगर फूल को मेंशन करता हूँ तो वो पेड़ का हिस्सा बन जाएगा, तो इसको अलग से लिखते हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष जो निकाले हुए वो किस प्रकार से हैं कि कोई फूल फल नहीं है तो फूल बिल्कुल अलग है, फल नहीं है तो ये निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ठीक बात है। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़, ये इस सेगमेंट में जितने पेड़ आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, फल भी हैं, तो कुछ पेड़ फल हैं, ये बात भी ठीक है। तो दोनों कथन अनुसरण करते हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 5, 9 और 17 33 यानी 3 दूनी 6 और 1 माइनस, 5 दूनी 10 और 1 माइनस, 9 दूनी 18 और 1 माइनस, 17 दूनी 34 और 1 माइनस, तो 33 दूनी 66 और 1 माइनस हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 65 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 7296, यहाँ पे हमको गुणा करके इसका रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न है तो हमको रीजनिंग के दृष्टिकोण से सोचना है। तो देखिए इसका ठीक उल्टा करके लिखा हुआ है 6 9 2 7 7 8 8 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 8 9 7, 6 8 9 7, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि लाइफ का अर्थ फाइल है तो टाइप का अर्थ क्या होगा, तो देखिए लाइफ के अंदर अक्षरों का हेराफेरी कैसे किया है, तीसरे अक्षर को सबसे पहले ले लिया है F, फिर I, फिर पहला अक्षर और फिर अंतिम अक्षर को एज इट इज रखा गया, तो E अंतिम अक्षर एज इट इज रहेगा, तो या तो पहला उत्तर होगा या दूसरा उत्तर होगा, बाकी दोनों उत्तर तो गलत हो जाएंगे। इन्होंने तीसरा अक्षर खुदा का सबसे आगे लिए तो हम भी तीसरे को सबसे आगे ले जाएंगे, यानी P सबसे आगे होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विजेता ने सीमा की ओर देखकर कहा, यह मेरी नानी की इकलौती पुत्री। अब देखिए नानी की इकलौती पुत्री कौन होती है, नानी की इकलौती पुत्री की अगर बात, नानी की पुत्री या तो माँ हो सकती है या मासी हो सकती है, लेकिन अगर इकलौते की बात करेंगे तो वो हमेशा कौन होगी, माँ होगी। नानी की इकलौती पुत्री की 2 पुत्रियों में से, इकलौती पुत्री की फिर 2 पुत्रियां हैं, उन 2 पुत्रियों में से एक है, तो सीमा की ओर देखकर विजेता ने ये कहा, तो विजेता की क्या हो जाएगी, सीमा सीधी सीधी बहन हो जाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहन। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुवन जिस स्थान पर खड़ा था पहले उससे 2 मीटर उत्तर की ओर चला। जब भी उत्तर दक्षिण वाले प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमको दिशा ड्रॉ कर लेनी चाहिए। दिशा का क्रम हमेशा इस प्रकार से रहेगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और यहाँ पे वेस्ट होगा। अब जिस स्थान पर त्रिभुवन खड़ा था पहले उससे 2 मीटर उत्तर की ओर चला, तो ये उत्तर की ओर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर 5 मीटर नीचे आए, तो 5 मीटर नीचे आइए साहब, 5 मीटर नीचे आए तो रिजल्टेंट डिस्टेंस कितना चला है, वो दक्षिण की ओर 3 मीटर चला है सबसे पहली बात। फिर 4 मीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व की ओर चलाइए 4 मीटर, 4 मीटर पूर्व की ओर चला, तो 3 ये चला, 4 ये चला। अब पूछ रहा है कि त्रिभुवन अपने मूल बिंदु से कम कितनी दूरी पर खड़ा है, तो कम से कम दूरी क्या होती है, जब भी सीधी रेखा होती है वो कम से कम दूरी होती है, तो इसका मान निकालना है। तो हमने बचपन में पढ़ा है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उससे ही उत्तर निकलेगा, तो ये उत्तर x मान लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये 3 होता है ये 4 होता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 5 मीटर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, जितेश 200 अंकों की एक परीक्षा में 79% से उत्तीर्ण होकर न्यूनतम उत्तीर्णांक से 58 अंक अधिक लाया है, जबकि सुरेश इसी परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक लाया है। तो मतलब
सुरेश जो है वो कितने अंक अधिक लाया है, जितेश से 6 अंक अधिक लाया है। और अगर 200 अंकों की परीक्षा है तो 1% कितने अंक के बराबर है, 2 अंक के बराबर है। तो 6 अंक अधिक लाया है तो कितने प्रतिशत ज़्यादा लाएगा, 3% ज़्यादा लाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा है कि सुरेश कितने प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण हुआ है, तो 79% से अगर जितेश उत्तीर्ण हुआ है तो 3% अधिक अंक लाकर 82% से सुरेश उत्तीर्ण हुआ है। इस प्रकार से ये 92 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टेस्ट सॉल्यूशन के इस पार्ट 1 वीडियो में हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू, मैथ्स और रीजनिंग के अलग अलग सेगमेंट्स को समझने की कोशिश की। इसको समझने के दौरान हमने ये जाना कि प्रश्नों की प्रकृति केवल कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है, मूल रूप से वो प्रकृति कठिन होती नहीं है। लेकिन अगर प्रश्नों को आसानी से हल करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से चीज़ों के अंदर समझ पैदा करनी होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ना होगा। क्योंकि केवल रटने या याद करने से आरएएस की परीक्षा पास नहीं की जा सकती, हमें उसको पास करने के लिए थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी। इन प्रश्नों के माध्यम से हमने ये भी जाना कि अगर हम लॉजिक लगाना सीख लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र को हल करने में बिल्कुल भी दुविधा का एहसास नहीं होगा। पार्ट 2 में हम इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।